आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is kinetic energy of the particle is E and its de Broglie wavelength is lambda. हमें उसकी wavelength given है इसकी lambda and इसकी kinetic energy given है E. On increasing its kinetic energy by delta E, its new de Broglie wavelength become lambda by 2. यानी जो इसकी wavelength क्या हो जाती है यहाँ पे lambda by 2 हो जाती है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है इसमें डेल्टा E। ठीक है, तो डेल्टा E कैसे फाइंड करेंगे यहाँ से, तो lambda बराबर हमारा क्या होता है यहाँ से, लेमडा बराबर होता है एच बटा पी। अगर पी की वैल्यू अगर यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगी अंडर रूट 2 me। ठीक है, जो कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इसका, ये जो काइनेटिक एनर्जी हमें क्या दे रखी है यहाँ पे, इसकी ई दे रखी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा इसके लिए, अंडर रूट 2 me हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से जो लेमडा है हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो गया है, अंडर रूट ई के हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर देखना चाहूँगा तो लेमडा वन, अगर दोनों की वेवलेंथ अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, ई 2 बाई E1 का अंडर रूट। ठीक है, और हमें लेमडा जो दे रखी है इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाती है बाद में, इसकी लेमडा बाई 2 हो जाती है। तो यहाँ से जो लेमडा 2 का मान हमारा कितना हो जाता है, लेमडा बाई 2, और लेमडा 1 क्या है हमारा यहाँ से, लेमडा। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक तरह से ये हो जाएगा लेमडा बाई 2। ठीक है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो E2 बाई E1 का, E1 बराबर हो गया यहाँ से 2/1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से E2 बराबर हो जाएगा हमारा, E2 बराबर हो जाएगा यानी 4E1। ठीक है, अब हमें पूछा है यहाँ पे क्या, इसमें चेंज पूछा है, यानी ये तो हमारी आ गई E2 की वैल्यू, और E1 इक्वल टू हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, जो E1 है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी E दे रखी है। तो हमें पूछा है इसमें डेल्टा E। ठीक है, तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, E2 माइनस E1 हो जाएगा, और E2 माइनस E1 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4E1 माइनस, या 4E1 इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें E, तो यहाँ से E लिख दिया मैंने, और माइनस क्या हो जाएगा इसमें E। ठीक है, तो अगर ये घटा देंगे तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे 3E बचेगा, जो कि हमारा क्या है आंसर। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन 3E। ठीक है, आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डाउटनट। क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट एच सी की पावर 5 अपॉन में कैपिटल जी। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। अंडर रूट के अंदर एच सी की पावर 5 अपॉन में जी दे रखा है हम लोगों को। ओके, तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। डायमेंशनल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे ये जो क्वांटिटी है, मतलब कि वैल्यू दे रखी है, ये है क्या। तो यहाँ पे देखो एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एच है मेरा यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। ओके, और c क्या है यहाँ पे मेरा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, और कैपिटल G है मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो h है मेरा प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशनल इसकी डायमेंशन। तो हमें पता है कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू क्या होता है, h न्यू के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ से E इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू को hc बाई लैम्डा लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से सीधा जो डायमेंशन कैलकुलेट करूँगा मैं, hc की डायमेंशन जो आ जाएगी यहाँ से, वो किसके इक्वल आ जाएगी, देखो E इंटू लैम्डा के इक्वल। ओके, अब देखो हमें पता होता है कि E क्या है, यहाँ पे एनर्जी है। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एनर्जी की डायमेंशन होता है मेरा, हमें पता होती है mL² T-2। ओके, और लैम्डा क्या है, मीटर में कंसीडर होगा, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखो जो HC है उसका जो डायमेंशन आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से mL³ और T-2 के इक्वल। तो
तो HC का वैल्यू मुझे मिल गया, यहाँ पे डायमेंशन मिल गया। ओके, देन फिर कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ पे C है जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, C क्या होगा, हमें पता है यूनिट क्या होता है स्पीड का, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, LT इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे क्या बचा, कैपिटल G जो कि मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पे देखो, मुझे पता होता है कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या कहता था कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखो मैं कैपिटल G का जो यूनिट है वो निकाल सकता हूँ और डायमेंशन भी इजीली। तो कैपिटल G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F r स्क्वायर अपॉन में m1 m2। ओके, तो यहाँ पे देखो फोर्स है, फोर्स का मुझे यूनिट डायमेंशन पता होता है, क्या होता है फोर्स, क्या होता है m इज इक्वल टू m में। तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, LT इनवर्स 2। ओके, तो फोर्स की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी m L T इनवर्स 2। ओके, और r क्या जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, L स्क्वायर। ओके, और अपॉन में मास का क्या हो जाएगा यहाँ पे, m स्क्वायर। ओके, तो देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कैपिटल G क्या आ रहा है मेरा, कैपिटल G आ रहा है मेरा डायमेंशन m इनवर्स, क्योंकि ऊपर जाके 2 माइनस का होगा, तो m इनवर्स L क्यूब L स्क्वायर इंटू L क्यूब T इनवर्स 2। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें तीनों डायमेंशन मिल गई, कैपिटल G की भी मिल गई हमें डायमेंशन जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और HC का भी जो डायमेंशन है वो भी हम लोगों को मिल चुका है यहाँ पे ML 3 T इनवर्स 2, और C का भी यहाँ पे मिल चुका है L T इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें बताना किसका डायमेंशन था, हमें डायमेंशन निकालना था यहाँ पे अंडर रूट H C की पावर 5 अपॉन में कैपिटल G। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट H C इंटू C की पावर 4 ऐसे लिख सकता हूँ अपॉन में कैपिटल G। ओके, तो यहाँ पे देखो अंडर रूट HC का मेरा डायमेंशन क्या आया था, वो आया है मेरा m L क्यूब T इनवर्स 2। ओके, और C का क्या डायमेंशन हो जाएगा, LT इनवर्स की पावर 4 अपॉन में कैपिटल G का डायमेंशन अभी कितना आया मेरा यहाँ पे, वो आया m इनवर्स L क्यूब T इनवर्स 2। ओके, तो यहाँ से देखो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आता है मेरा डायमेंशन, तो देखो कितना आएगा, m L क्यूब T इनवर्स 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L की पावर 4 T की पावर -4, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ रहा है मेरा m इनवर्स L क्यूब T इनवर्स 2। ओके, तो देखो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है मेरा अंडर रूट m स्क्वायर L4 T -4। ओके, तो अंडर रूट को क्या लिख सकता हूँ, देखो अंडर रूट को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m स्क्वायर L की पावर 4 T की पावर -4 की पावर 1/2। ओके, तो यहाँ से देखो 1/2 करेंगे तो जो डायमेंशन आएगा तो m/2 है, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायमेंशन आ जाएगी मेरी यहाँ से m L स्क्वायर T इनवर्स 2 के इक्वल। ओके, तो यही बताना था, यहाँ पे जो डायमेंशन हो जाएगा HC की पावर 5 अपॉन में कैपिटल G का जो डायमेंशन आ रहा है यहाँ पे वो कितना आ रहा है, m L स्क्वायर T इनवर्स 2। ओके, तो ये मेरा आंसर है ना। ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट फॉर दिस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, हमारे पास ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ देख सकते हैं ये फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। इसमें बोल रहा है 2 इमिक्सिबल लिक्विड्स आर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 and 2√2 आर फिल्ड विथ इक्वल हाइट h इन अ वेसल। दोनों की हाइट सेम यहाँ पर रखी जा रही है, बट दोनों का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट है। एक का √2 है, एक का 2√2 है, और दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं, इमिक्सिबल लिक्विड हैं। देन बोल रहा है द अपरेंट डेप्थ ऑफ बॉटम
सरफेस ऑफ द कंटेनर गिवन दैट आउटसाइड मीडियम इज़ रेयर। यहाँ पर गिवन है हमें कि आउटसाइड जो मीडियम है वो एयर है, तो हमें बताना है कि जो अपरेंट डेप्थ होगा बॉटम सरफेस का इस कंटेनर का वो हमें क्या मतलब क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि जो फर्स्ट लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, इसको मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स η1 है और इसको मान लेते हैं η2 है, ठीक है। और इसके वजह से जो इसकी हाइट दे रखी है, इसकी हाइट हम मान लेते हैं ये h है और ये भी h है जो कि सेम है। सो अपरेंट डेप्थ का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ट इक्वेशन है, देखें अगर तो डायरेक्ट अपरेंट डेप्थ हम लिखते हैं d डैश इक्वल होता है T1, या इसको हम T1 ना लिख के इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है तो h डिवाइड बाय आ जाएगा η1 प्लस h डिवाइड बाय हो जाएगा η2 के, क्योंकि हाइट लिक्विड की बोल रहा है दोनों की सेम है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिफरेंट है। सो इसको यहाँ से वैल्यू पुट अगर करें तो हम लिख सकते हैं T डैश जो होगा ये इक्वल हो जाएगा h डिवाइड बाई √2 प्लस हो जाएगा h डिवाइड बाई 2√2 के, या इसको हम लिख सकते हैं √2 3h डिवाइड बाई 2√2 के। सो ऑप्शन में देखें तो इस फॉर्म में हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे ऑप्शन को। इसको हो जाएगा T डैश इक्वल हो जाएगा 3h डिवाइड बाई 2√2 से ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। सो यहाँ से आ जाएगा ये 3√2h डिवाइड बाई हो जाएगा √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और 2 2 सा 4 के इक्वल हो जाएगा। सो जो अपरेंट डेप्थ है उसका हम देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ चुका है। जो अपरेंट डेप्थ होगा वो क्या होगा, 3√2h डिवाइड बाई 4 के इक्वल होगा। ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो देख सकते हैं जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, और यही हमें कैलकुलेट करना था कि अपरेंट डेप्थ जो होगा कंटेनर का बेस का वो क्या होगा, यही हमें बताना था। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दैट 3 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ईच हैविंग मास m, diameter d are touching each other as shown in figure. Calculate ratio of moment of inertia about an axis perpendicular to plane of paper passing through point P and B as shown in figure. Given that P is centroid of triangle ABC. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दैट 3 स्फीयर है, तीनों का मास है m और जो P पॉइंट है वो सेंट्रोइड है। तो इसके सेंटर से लेके जो P पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो हो गई हमारी d बाय √3। हमसे पूछा है कि P पॉइंट के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और B पॉइंट के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं P पॉइंट के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको डिनोट करते हैं हम IP से, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि किसी भी एक स्फीयर के सेंटर पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके हम P पॉइंट तक उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, जो ये गिवन है कि तीनों स्फीयर जो है आइडेंटिकल है। तो हम लगाते हैं स्फीयर बी पे, सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 2/5 m/r² प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो आएगा m इंटू स्मॉल r²। स्मॉल r क्या है यहाँ पे, P पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 2/5 m, r को हम डायमीटर के टर्म्स में रखते हैं तो d/2 का होल स्क्वायर प्लस m, और r की वैल्यू कितनी है d/√3 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा IP, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स क्योंकि तीनों स्फीयर्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें IB निकालने के लिए अगर हम स्फीयर B को देखें तो B के अक्रॉस जो एक्सिस जा रही है वो तो B के सेंटर से जा रही है, तो इसका तो 2/5 mr² हो जाएगा। लेकिन जो A और C स्फीयर है इनके सेंटर पे निकाल के हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी B तक, B एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो IB के अक्रॉस अगर हम लिखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं अपन स्फीयर B के लिए, तो 2/5 mr², r कितना होगा d/2 स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब लिखते हैं स्फीयर A का 2/5 m d/2 का स्क्वायर प्लस अब पैरेलल एक्सिस
उसके रीज़न से जो कंपोनेंट आएगा वो लिखते हैं। एम डिस्टेंस कितना है, डी, एम डी स्क्वायर। डी क्या है, ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है ये है रेडियस ऑफ स्फेयर कैपिटल आर और कैपिटल आर। तो डी जो है वो ये डिस्टेंस है डायमीटर 2r, ठीक है। तो एम डी स्क्वायर, और ऐसे सिमिलरली सी का भी हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास आई पी आ गया और आई बी आ गया। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है आई पी बाय आई बी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13/23। थैंक यू। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज का जो हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो 9 जन 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। यहाँ हमें दिया है एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें हमारा रेडियस जो है हमें r गिवन है और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो डिफाइंड है, जिसकी कैविटी जो है एक हमें r/2 पे गिवन है, जो ये इसमें हम डायग्राम में दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड A और B का रेशियो। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम इसे ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो हम r वाला रेडियस होता है उसको हम रो चार्ज डेंसिटी देते हैं और इसको माइनस रो दे देते हैं, ठीक है। तो उसका हम यूज़ करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, आंसर स्टार्ट करें तो ये एक हमारा स्फीयर हो गया, ठीक है, जो बड़ा स्फीयर है जिसका पॉइंट सेंटर हमारा ए पे है, रेडियस हमारा आर है, ठीक है, और ये हमारा जो सरफेस पे पॉइंट है ये हमारा बी है, ठीक है। इसको जो हमने सरफेस चार्ज जो दिया है डेंसिटी वो रो है। सिमिलरली ये किसमें हमारी जो कैविटी इसमें ऐड हो रही है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, दूसरा जो ये जो सॉलिड स्फीयर है ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए ए पॉइंट जो है वो सरफेस पे है, ठीक है, और यहाँ जो हम सरफेस चार्ज दे रहे हैं डेंसिटी वो माइनस रो है, और ये जो सेंटर से डिस्टेंस है ये r/2 डिफाइंड है, ठीक है। अब इस वाले स्फीयर के लिए जो पॉइंट है हमारा b वो क्या है, वो इतने डिस्टेंस पे आउटसाइड लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि जो ये EA होगा इस स्फीयर के लिए, पहले वाले स्फीयर के लिए हम कैसे लिखेंगे, EA जो है वो हमारा बराबर रहेगा E जो रो वाले सरफेस चार्ज डेंसिटी स्फीयर का है प्लस E जो माइनस रो वाले सरफेस चार्ज डेंसिटी का है। अब जब सॉलिड स्फीयर का होता है और जो पॉइंट सेंटर पे है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, E जो इस रो की वजह से सॉलिड स्फीयर की वजह से, और बस माइनस रो वाले सरफेस पे जब पॉइंट पे है इस स्फीयर के लिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि जो EA जो है वो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करते हुए, क्योंकि ये सरफेस पे लाई कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस रो, और कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से, ये r/2 डिस्टेंस पे है, डिवाइडेड बाय 3ε0 जो सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला होता है जब सरफेस पे पॉइंट लाई करता हो। तो यहाँ से हमें क्या मिला, माइनस रो r/6ε0, ये हमारी वैल्यू होगी EA की। अब सिमिलरली अगर अब हम EB की बात करें तो EB के केस के लिए क्या होगा हमारा, जब सरफेस पे पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे, जब सरफेस पे पॉइंट है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कि ρr/3ε0 प्लस दूसरे स्फीयर पे जब हमारा पॉइंट आउटसाइड लाई करता है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं, हमें Q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो Q की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, K यानी कि 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू आ जाएगा, रेडियस निकालने के लिए हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, मास यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस रो इंटू 4/3πr/2 होल क्यूब, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे है, ये हमारा डिस्टेंस जो है r/2 है, और ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, r पे, ये जो डिस्टेंस था ये हमारा r डिस्टेंस है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में डिफाइंड है। तो ये r/ कितना डिस्टेंस हो गया सेंटर से, ये हो गया 3r/2 डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 3r/2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे EB को तो हमारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, हो जाएगा ρr/3ε0। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू 1/4πε0 डाल के, तो यहाँ जो हमारी वैल्यू बचेगी वो कितनी हो जाएगी, ρr
बाय 54 एप्सिलॉन नॉट, और ये रहेगा माइनस में। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल जो हमारी ई बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी कितनी आ जाएगी 51 बाय रो आर बाय 3 इंटू 54 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों का अगर हम रेशियो लें ई बी बाय ई ए बाय ई बी तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर ई ए बाय अगर हमारा ई बी है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा आएगा फाइनल माइनस जो रहेगा रो आर, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो ये जो माइनस है ये हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 51 रो आर बाय 54 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू फाइनल जो बचेगी वो कितनी हो जाएगी, ये जो वैल्यू हमारी आएगी जो 51 ये जो हमारी है, तो इसको कट करने के बाद ये हमारा डायरेक्ट रहेगा। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी ये 3 भी था हमारा, जो मल्टीप्लाइड में 3 ऊपर है, तो इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 9/17। ठीक है, अब यहाँ से 9/17 के बाद हम फाइनली क्या लिखेंगे वैल्यू, ये हमारी हो जाएगी इक्वल, क्योंकि माइनस ये ई ए हमारा रो आर बाय 6 बाय एप्सिलॉन नॉट है, और ये वैल्यू हमारी कितनी है 3 इंटू 54 एप्सिलॉन नॉट गया, रो आर से रो आर गया, 3 से यहाँ पे जो वैल्यू कटेगी कितनी हो गई हमारी 1 बाय कितना 17, और यहाँ से ये गया 9, तो 9/17 हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो हमारा जो ऑप्शन है यानी कि जो सी ऑप्शन जो आ रहा है वो करेक्ट आंसर हो गया। थैंक यू। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is, consider an infinity long current carrying cylindrical straight wire having radius a. Then the ratio of magnetic field at distance a/3 and 2a from the axis of wire is. तो let's solve this question. सबसे पहले हमको दिया है एक लंबी धारावाही बेलनाकार मोटी तार, लंबी धारावाही बेलनाकार मोटी तार जिसका रेडियस a है। तो इसके अंदर हमें इसके सेंटर से a/3 डिस्टेंस एंड 2a डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक बेलनाकार मोटी वायर। तो हमने एक बेलनाकार मोटी वायर बना ली है जिसका रेडियस है a। अब हमें इस सेंटर से डिस्टेंस a/3 एंड डिस्टेंस 2a पर मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस निकालना है। तो इन दोनों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सबसे पहले वह पॉइंट जो कि इस सिलेंड्रिकल वायर के अंदर होते हैं उनके लिए फॉर्मूला है b बराबर μ0 I r बटा 2πa²। और तो हम इसमें मान रखते हैं μ0 I मल्टीप्लाई बाय a/3 बटा 2πa²। इसे हम ba का नाम दे देते हैं। अब जो बिंदु सिलेंड्रिकल स्ट्रेट वायर के बाहर है उसके लिए फॉर्मूला होता है μ0 I बटा 2πr, और r की जगह हमने 2a रख दिया। यह r इस बिंदु की इस सेंट्रिक वायर से दूरी है। अब हमें निकालना है ba/bb जो कि निकलेगा μ0 I डिवाइडेड बाय a/3 अपॉन 2πa² बटा μ0 I अपॉन 2π2a।
म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ए सर ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। तो द आंसर इज 1/3 अपॉन 1/2 इज इक्वल्स टू 2/3 and this is our answer. आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज फाइंड करंट इन द वायर BC। तो यहाँ से जो इस BC वायर है इसमें हमें क्या करनी है, यहाँ पे करंट फाइंड करनी है। तो इसमें करंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है हमारी करंट, इसमें कैपिटल I करंट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये यहाँ पे अगर स्मॉल I करंट जा रही है, इसको मान लिया हमने स्मॉल I करंट। तो स्मॉल I करंट निकालने के लिए पहले हम क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए ये यूज़ करना पड़ेगा इसका R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर R इक्विवेलेंट निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो ये दोनों पैरेलल में है और ये दो पैरेलल में। तो पहले पैरेलल में अगर इसको सोल्व करेंगे तो 1 × 4y क्या हो जाएगा 1 + 4, और प्लस उसके लिए अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ से 2 × 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 + 3, ठीक है। अब इसको अगर फर्दर सोल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 4/5 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 6/5, और इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये टोटल आ गया हमारा 2 ओम, ठीक है। अब हमें पता चल गया यहाँ पे क्या है, एक तरह से 2 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें करंट कितनी हमें निकालनी है, और इस यहाँ पे पोटेंशियल दे रखा है हमें कितना 20 वोल्ट, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो करंट हो जाएगी हमारी I = क्या हो जाएगा यहाँ से 20/2 हो जाएगा। 20/2 इसका मतलब यहाँ पे 10 एम्पियर हमारी करंट आ गई, ठीक है। अब ये 10 एम्पियर करंट आई तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 10 एम्पियर करंट यहाँ पे गई होगी, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे और यहाँ हमें दोनों पे करंट पता होनी चाहिए। इसके लिए अगर यहाँ हमें करंट पता चल जाए और यहाँ जितनी करंट जा रही है तो इनमें से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको। तो इसमें यहाँ करंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे करंट डिवाइडर का यूज़ करेंगे। तो करंट कैसे यूज़ करती है, जैसे मान लो हमारा क्या है पैरेलल कनेक्शन में I × R क्या होता है हमारा, एक तरह से अगर दोनों में पोटेंशियल I1 × R1 और I2 × R2 दोनों के लिए क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे इसके लिए हम जो यहाँ पे करंट का अगर यूज़ करेंगे तो ये करंट अगर मान लेता हूँ मैं I1 है और ये करंट मान लेता हूँ I2, तो I1 करंट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी यहाँ पे R2/R1 + R2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से स्मॉल I, ठीक है। और I2 = हो जाएगा यहाँ से R1/R2 + R1 + R2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से I, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमारी जो I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी इसके लिए आ जाएगी यहाँ पे I1 की वैल्यू आ जाएगी 4I/5 और इसके लिए आ जाएगी यहाँ पे I/5, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारी यहाँ पे पता चल गई हमको। अब यहाँ पे हमें देखना चाहेंगे कि BC के अक्रॉस से हम यहाँ पे करंट जाएगी तो यहाँ पे क्या है दोनों का करंट एक तरह से क्या है इस पॉइंट पे दोनों एक तरह से क्या है इसके शॉर्ट वाली कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करंट कितना होना चाहिए, दोबारा I करंट होना चाहिए, और I करंट होना चाहिए तो यहाँ पे फिर से हम क्या करंट डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं। तो करंट डिवाइडर इसके लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इसमें अगर करंट डिवाइडर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो करंट आएगी हमारी क्या आ जाएगी 3I/5, और इसमें करंट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 2I/5, ठीक है। अब ये हमें इसी से यूज़ किया है क्योंकि जो करंट जा रही है इसमें I करंट जाएगी और वो इस 2 ओम और 3 ओम से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यानी R2 R1 इस यहाँ पे R2 R1 = क्या हो जाएगा 2 ओम और यहाँ पे हो जाएगा R2 = 3 ओम, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें निकालना है जो करंट कैपिटल I की वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो करंट कैपिटल I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे करंट कैपिटल I की वैल्यू हो जाएगी 4I/5, ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3I/5, ठीक है। तो ये आ गई यहाँ पे I/5 हो गया, ठीक है। I/5 हो गई, इसका मतलब जो करंट फ्लो हो रही थी इसमें कितना शुरुआत में हमारी I = कितना आया था यहाँ पे 10 एम्पियर आया था। तो I की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ से I/5 यानी 2 एम्पियर करंट हो गई, ठीक है। तो अगर 2 एम्पियर करंट हो गई तो यहाँ पे अगर ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन इसका, और ये ऑप्शन हो गया, और ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 यानी 2 एम्पियर, ठीक है। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डाउटनट। क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मूविंग इन द फ्री स्पेस हुज इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आर गिवन बाय E1 इज इक्वल टू E नोट J कोस kx माइनस ओमेगा टी और E2 दे रखा है E नोट K कैप कोस ky माइनस के ओमेगा टी। ए चार्ज Q is moving with a velocity v 0.8 c j cap. Find the net Lorentz force on this charge at t is equal to 0 and when it is at origin. Okay, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है मेरा दो और फ्री स्पेस में उनका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स दे रखा है E1 इज इक्वल टू E नोट J कोस kx माइनस के ओमेगा टी और E2 दे रखा है E नोट K कैप कोस ky माइनस के ओमेगा टी और एक चार्ज है जो कि वेलोसिटी दे रखा है, मतलब कि z बाई डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी दे रखा है 0.8 c और c है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट। फाइंड द नेट लोरेंट्ज फोर्स ऑन दिस चार्ज। इस ये जो चार्ज है जो कि मूविंग वेलोसिटी उसका 0.8 c j कैप दे रखा है, उस पर हमें नेट लोरेंट्ज फोर्स बताना है t इक्वल टू 0 और ओरिजिन पे क्या होगा। ओके, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखे हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखे हैं, मतलब कि E1 वेक्टर दे रखा है मुझे कितना, वो दे रखा है E नोट J कैप कोस kx माइनस ओमेगा टी। ओके, और E2 दे रखा है यहाँ पे कितना, E नोट K कैप कोस ky माइनस ओमेगा टी, ये दे रखा है। ओके, तो देखो हमें पता होता है कि यहाँ पे दोनों फील्ड प्रेजेंट होंगे क्योंकि हमें रेशियो पता होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है E नोट बाई V नोट, वो किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट के c के इक्वल। ओके, उसकी अगर डायरेक्शन की बात करें c की, तो वो कैसे निकालते हैं, E क्रॉस V से। ओके, क्योंकि क्या होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ से हम उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, c वेक्टर इज इक्वल टू E क्रॉस V। ओके, तो यहाँ पे देखो अब दोनों चीज आ जाएंगी, तो वहां पे जो हमारा नेट लोरेंट्ज फोर्स एक्ट करेगा F नेट, ओके, जो कि कौन सा फोर्स है मेरा, लोरेंट्ज फोर्स है, नेट लोरेंट्ज फोर्स। ओके, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू QE प्लस Q V क्रॉस V, ये एक्ट करेगा जो कि क्या है मेरा लोरेंट्ज फोर्स है। ओके, तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, देखो उसके E1 दे रखा था, उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, V1। तो V1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, V1 इज इक्वल टू, ओके, तो देखो यहाँ पे पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो E1 का वैल्यू कितना दे रखा है, पहले E1 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो E1 का वैल्यू कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, E1 वेक्टर वो दे रखा है E नोट J कैप कोस kx माइनस ओमेगा टी। ओके, तो यहां से देखो V1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहां हमें पता था कि C जो है किसके इक्वल होता है, E क्रॉस V के। ओके, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन दे रखी है वो क्या दे रखी है हमें, J। ओके, और C जो स्पीड है उसका जो डायरेक्शन दे रखा है वो किस में दे रखा है, वो दे रखा है हम लोगों को। ओके, तो देखो J कैप में है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और स्पीड ऑफ लाइट उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोपोगेशन वेव वेक्टर है। तो प्रोपोगेशन वेव वेक्टर देखो किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे x डायरेक्शन में है, मतलब कि i कैप। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, i कैप आ गया। तो अब देखो यहाँ पे i कैप जो है मेरा, i कैप लाने के लिए v वेक्टर को क्या होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा उसको k कैप, तभी तो j क्रॉस k किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे i कैप के इक्वल आ जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे वी वेक्टर का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, के कैप में। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो v1 वेक्टर आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से v1 वेक्टर इज इक्वल टू v नोट, इसको 1 मान लेता हूँ, v नोट 1 के कैप। ओके, आगे का कोफिशिएंट ऐसी रहेगा cos kx माइनस ओमेगा टी। ओके, सिमिलरली E2 यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो था मेरा यहाँ पे E नोट k cos ky माइनस ओमेगा टी। E नोट k कैप cos ky माइनस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पे देखो जो डायरेक्शन होगा c का वो क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, E क्रॉस v होता है। ओके, तो इस E क्रॉस v है। अब देखो c का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, मैंने बताया कि जिस डायरेक्शन में मेरा प्रोपोगेशन वेव वेक्टर होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रोपोगेशन वेव वेक्टर क्या है, y डायरेक्शन में है। ओके, तो y डायरेक्शन में मतलब कि ये क्या हो गया मेरा j कैप, और ये किस में है, k कैप। तो यहाँ से देखो j कैप, अगर मैं b वेक्टर को क्या होना पड़ेगा फिर i कैप, क्योंकि k क्रॉस i किसके इक्वल होता है, j कैप के। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कितनी आ जाएगी, i डायरेक्शन। तो यहाँ पे v2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v नोट 2 i कैप cos ky माइनस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें चारों टर्म मिल गई, मतलब कि E1 भी हमें मिल गया 1, V1 भी मिल गया इक्वेशन 2, E2 मिल गया यहाँ पे इक्वेशन 3, और V2 मिल गया यहाँ पे इक्वेशन 4। ओके, तो यहाँ पे देखो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे E वेक्टर हो जाएगा E1 प्लस E2 के इक्वल, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो E1 कितना दे रखा है, E1 दे रखा है मुझे E नोट j कैप cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस E नोट k कैप cos ky माइनस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ से क्या करो, E नोट को कॉमन ले लो, तो यहाँ से E नोट कॉमन आ जाएगा, ये कितना बचेगा यहाँ पे cos kx माइनस ओमेगा टी j कैप प्लस cos ky माइनस ओमेगा टी k कैप। ओके, तो यहाँ पे देखो नेट क्या आया मेरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, तो अब यहाँ से देखो जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा v, वो किसके इक्वल होगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखो जो कोफिशिएंट दे रखा है v नोट 1 और v नोट 2, उनको भी हमें इन टर्म्स ऑफ e नोट लिखना है। तो उनको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो उनको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे v1 इज इक्वल टू e नोट बाई c k कैप cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस ई नोट बाई सी आई कैप cos ky माइनस ओमेगा टी। ओके, यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो v वेक्टर को अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरा, ई नोट बाई सी के कैप cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस आई कैप cos ky माइनस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ से देखो v वेक्टर मुझे पता चल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, क्योंकि लोरेंज फोर्स में क्या आता है, v क्रॉस v आता है, तो यहाँ पे v क्रॉस v फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो v क्रॉस v जो वेलोसिटी दे रखा था हमारा, वो कितना दे रखा था, 0.8 c j क्रॉस
मतलब कि जे डायरेक्शन में दे रखा था क्रॉस वी, तो वी के साथ यहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मतलब कि मैट्रिक्स मेथड यूज करके। ओके, तो यहाँ पे देखो वी क्रॉस वी कितना आएगा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ओके, तो वी क्रॉस वी यहाँ से आ जाता है मेरा कितना, उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो देखो आई से मैं खोलूंगा तो ये आएगा मेरा 0.8 सी इंटू में ई नोट बाई सी कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके, आगे की टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इसमें, माइनस जे से खोलूंगा तो माइनस जे, जे वाली टर्म पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, देन प्लस के कैप, तो के कैप इज इक्वल टू माइनस का 0.8 सी इंटू में ई नोट बाई सी, और ये आ जाएगा कोस ऑफ के वाई माइनस ओमेगा टी। ओके, ये आ गया। तो यहाँ से देखो v क्रॉस v अगर मैं फाइनल लिखूं तो यहाँ से v क्रॉस v आता है मेरा, वो आता है 0.8 ई नोट कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस ऑफ 0.8 ई नोट कोस के वाई माइनस ओमेगा टी। ओके, ये आ गया। तो अब देखो मैं जो लॉरेंज फोर्स था F इज इक्वल टू वो क्या था मेरा, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस वी। ओके, अब देखो ये सारी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो क्या आता है। ओके, तो यहाँ से देखो ये वैल्यू आ जाता है मेरा, इसको सोल्व किया है मैंने यहाँ पे, तो एफ वेक्टर आता है यहाँ से क्यू ई नोट कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप प्लस 0.8 कोस के एक्स माइनस के ओमेगा टी आई कैप, और 0.2 ये 0.2 है। ओके, 0.2 कोस के वाई माइनस ओमेगा टी के कैप। ओके, तो अब देखो उसने बोला था यहाँ पे, उसने अब बोला था कि एट t इज इक्वल टू 0, और ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो जो लॉरेंज फोर्स आएगा F वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ से वो आ जाता है मेरा q ई नोट के x का वैल्यू 0 है, t का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से ये कितना आएगा 0.8, इस वाले में देखो आई कैप का मैं लिख रहा हूँ तो 0.8 आई कैप, जे वाला तो दोनों टर्म क्या हो गई, देखो जीरो हो गई, तो 0.8 आई कैप, और क्या बना कोस जीरो कितना होता है 1 होता है। ओके, तो यहाँ से देखो 0.8 आई कैप प्लस जे कैप। ओके, बाकी की ये टर्म भी देखो जीरो हो गए, कोस जीरो 1 हो गया, तो यहाँ पे ये कितना आया 0.2 के कैप। ओके, तो देखो हमें यहाँ पे जो है ये मेरा आंसर है, क्योंकि लॉरेंज फोर्स निकाल लिया है मैंने एट टी इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पे, मतलब कि ओरिजिन पे, तो हमें यही बताना था। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है 0.8 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0.2 के कैप विल बी करेक्ट फॉर दिस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डाउटनेट। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, टू आइडल डायटोमिक गैसेस A एंड B, A इज रिजिड, B has an extra degree of freedom due to vibration, mass of A is m and mass of V is m/4, the ratio of molar specific heat of A to B at constant volume is। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या है, दो डाई एटोमिक आइडल गैस दे रखा है A और B। A जो है वो रिजिड है और जो B है वो एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम कर रहा है ड्यू टू द वाइब्रेशन। तो मास ऑफ A दे रखा है जो कि डायटोमिक गैस है, उसका मास m दे रखा है, मास ऑफ B है, B का दे रखा है m/4 है वो। तो रेशियो बताना है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम A पे और B पे, उनका हमें रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो हमें पता होता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो क्या होता है, CV के इक्वल होता है। उस CV इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की गई है, तो CV इज इक्वल टू होता है हाफ FR के इक्वल। ओके, मतलब कि F/2 R के इक्वल। ओके, F क्या है यहाँ पे मेरा, F है मेरा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, F है यहाँ पे मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके,
तो देखो ये कैसी गैस है, डायटोमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस में देखो हमें पता होता है कि उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 5 होता है। 5 क्यों होता है कि उसमें क्या होगा, 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। 3 तो होंगे उसमें ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी उसकी में रोटेशन की वजह से। तो टोटल कितनी हो जाएंगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ से देखो CV का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ FR। तो F कितना आया 5/2 R के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे देखो CV जो आया मेरा 5/2 R आया फॉर द डायटोमिक। ओके, तो जब जो डायटोमिक है रिजिड है तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ओके, तो यहाँ पे देख लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि फॉर जो गैस A है मेरा, गैस A, उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा CVA वो कितना आएगा 5/2 R आएगा। ओके, अब उसने बोला था जो गैस V है मेरी वो क्या कर रही है, एक्स्ट्रा वाइब्रेशन कर रही है। तो वाइब्रेशन की वजह से उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो कितने हो जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे गैस V के लिए, गैस V का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा F वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 जो होंगे उसमें वाइब्रेशन की वजह से भी ऐड हो जाएंगे। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा गैस V के लिए, वो हो जाएगा 7 ड्यू टू वाइब्रेशन। ओके, तो वाइब्रेशन की वजह से तो मोलर स्पेसिफिक हीट उसके लिए कितना हो जाएगा, CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे CV हो जाएगा तो हाफ FR, तो F/2 R। F कितना है यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा 7/2 R। ओके, तो यहाँ पे ये किसके लिए है, गैस V के लिए। ओके, तो यहाँ पे रेशियो बताना था हमें, यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट A और B का। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, CVA ओवर CVV। वो कितना आ जाएगा, देखो CVA कितना आया था मेरा 5R/2, 5R/2। ओके, CV एट V कितना आया, वो आया 7/2 R के इक्वल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो ये कितना आया 5R/2 और इनटू में कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 7R। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, R से R कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो रेशियो आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है, CVA अपॉन में CVV, उनका रेशियो आ रहा है मेरा यहाँ पे 5/7 के इक्वल। ओके, तो हमें यही बताना था यहाँ पे कि उनका रेशियो क्या होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन जो है 4 इज करेक्ट फॉर दिस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। जो अब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 9 जैन 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें हमें आइडियल लिक्विड गिवन है यानी कि वाटर, जो फ्लो कर रहा है एक ट्यूब से जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, एरिया A और B 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। प्रेशर डिफरेंस जो A पॉइंट और B पॉइंट में वो हमें 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। तो वॉल्यूम जो फ्लो रेट रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है इस सिचुएशन में। तो डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन है, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A का कितना गिवन है, वो हमारा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन B कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अब हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज़ करें तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से हमारा जो AV रहता है यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी, वो क्या रहता है कांस्टेंट। तो इस केस में हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू AVA हमारा बराबर रहेगा एरिया इंटू BVB के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 40VA जो है वो बराबर रहेगा 20VB के। तो ये हमारी वैल्यू हो गई कितनी, ये हमारी हो गई 2VA जो है वो VB के बराबर हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर अब हम यूज़ करें बर्नौलीज़ इक्वेशन पे जाएं, क्योंकि हमें प्रेशर डिफरेंस गिवन है, तो बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या कहती है कि प्रेशर प्लस हाफ रो VA जो V स्क्वायर रहता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सिचुएशन A और B में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हम लिख सकते हैं PA प्लस हाफ रो
वी ए स्क्वायर जो है बराबर रहेगा पी बी प्लस हाफ रो वी बी के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से पी बी पी ए माइनस पी बी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, और इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर के। ठीक है, तो पी ए माइनस पी बी को हम क्या डेल्टा पी, जो कि हमें गिवन भी है क्वेश्चन में, कितना है हमारा 700 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ ये कितना हो जाएगा रो। अब पहले ही हमने रिलेशन फाइंड कर लिया था वी बी और वी ए में, तो हम वैल्यूज डालें तो हम क्या लिख सकते हैं, अब वी बी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, यहाँ से यूज़ करते हुए तो अब हमें रो पता है, हमें वी बी फाइंड करना है, तो वी बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये इस साइड अगर हमारा चला जाएगा वैल्यू, तो वी बी का इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा, तो पहले तो हम वी बी से पहले हम इक्वेशन इसको थोड़ी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा पी ही रखते हैं, हाफ रो कितना है हमारा वाटर है तो ये 1000 हो गया, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 वी बी स्क्वायर बाय 4 के, ये हमारा 500 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो वी बी स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा हमारा 4 डेल्टा पी बाय 1500 के। तो यहाँ से जो वी बी है वो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा अंडर रूट आ जाएगा 4 डेल्टा पी बाय 1500 के। डेल्टा पी 700 गिवन है क्वेश्चन में, तो ये 4 इंटू 700 बाय 1500, 100 कैंसिल, ये होल का अंडर रूट है, ये कितना हो जाएगा हमारा 28 बाय 15 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करें हमारा जो वॉल्यूम, जो हमारा फ्लो रेट है, फ्लो रेट कैलकुलेट करना है, तो ये हमारी जो स्पीड यूज़ होगी वो वी बी की यूज़ होगी। तो हम इसे कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा कितना, हमारा क्यू से अगर डिफ़ाइन करें तो ये हो जाएगा एरिया इंटू वी बी के। तो एरिया और जो हमें वी बी का गिवन है वो 20 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Q इज़ इक्वल टू 20। अब क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो हम इस वेलोसिटी को भी चेंज करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं 100 इंटू ये जो अंडर रूट है 28 बाय 15। जब इसकी जो वैल्यू आएगी Q की वो फाइनली कितनी आ जाएगी हमारी, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2732 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हमारा जो आंसर जो मैच करेगा वो हमारा, ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन है ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, एक्चुअली सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये भी हमने चेंज कर दी वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड पे, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 2732 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। थैंक यू। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें दिया है एक स्क्रू गेज है जो एडवांस कितना कर रहा है 3 mm, कितने 6 रोटेशन में, और वहाँ पे हमारे 50 डिवीजन है एक सर्कुलर स्केल पे। हमें इस केस के लिए स्क्रू गेज के लिए एक लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। तो ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो पहले तो हम पिच देख लेते हैं कि पिच हमारा क्या रहेगा लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने की। तो 3 mm की रोटेशन हो रही है कितनी 6 रोटेशन में, यानी कि 3 mm बाय 6 रोटेशन जो हो रही है वो हमारा पिच डिफाइन करेगा, यानी कि 0.5 mm। अब लीस्ट काउंट जो होता है स्क्रू गेज का वो हमारा रहता है पिच बाय जो हमारी डिविजन्स हैं, जो टोटल डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल पे, यानी कि 0.5 बाय 50, तो जो हमारा हो जाएगा 1/100 mm, यानी कि LC जो है कितना हो गया हमारा 0.01 mm। सेंटीमीटर के केस में करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। तो अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। थैंक यू। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब जो हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है
वो हमारा जो आया है 9 Jan 2020 के शिफ्ट 1 का, उसमें क्वेश्चन में हमें वेव ऑप्टिक से दिया है एक टेलीस्कोप है जिसकी अपर्चर डायमीटर हमें 5 मीटर गिवन है, जो ऑब्जर्व कर रहा है कि मून से अर्थ पे, फ्रॉम अर्थ, ठीक है। डिस्टेंस जो मून और अर्थ का है वो हमारा गिवन है 4 × 10⁵ किलोमीटर। हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें डिटरमाइन करना है मिनिमम डिस्टेंस जो दोनों पॉइंट्स का रहेगा मून पे, ताकि रिजॉल्व कर सकें हम उसे यूजिंग टेलीस्कोप। वेवलेंथ हमें डिफाइंड है 5893 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा अपर्चर डायमीटर यानी कि जो ए है वो हमारा कितना गिवन है 5 मीटर, रेडियस हमारा कितना है 4 × 10⁵ किलोमीटर, जिसको हम मीटर में लिख सकते हैं 4 × 10⁸ मीटर। लैम्डा हमारा गिवन है 5893 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम लिख सकते हैं 5893 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। डायग्राम रिजॉल्व करें तो अगर हम कंसिडर करें कि ये दो हमारे कोई पॉइंट्स हैं मून पे और ये हमारा अर्थ है, जिसके बीच का हमें डिस्टेंस r गिवन है जो कि हमारा ये है। अब इनको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, यहाँ से हम एक जो टेलीस्कोप से रिजॉल्विंग देख रहे हैं, इस एंगल को जो कंसिडर कर सकते हैं वो हम d θ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी, आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी r d θ। तो जो रिक्वायर्ड हमारी लेंथ है वो कितनी हो जाती है r d θ। हमें इस d θ का फॉर्मूला पता है, d θ हमारा कितना रहता है, ये हमारा डिफाइन रहता है 1.22 × λ/a, जहाँ a जो है अपर्चर डायमीटर जो कि ये है, लैम्डा हमारा डिफाइंड है हमें पहले से ही लाइट की। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो हमारी जो ये मिनिमम डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है दो पॉइंट्स का मून सरफेस से, वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड जो लेंथ है वो अब हमारी आ जाएगी r, कितनी वैल्यू गिवन थी 4 × 10⁸ इंटू 1.22 इंटू लैम्डा कितना था हमारा 5893 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय अपर्चर कितना दिया था डायमीटर 5 मीटर, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो लेंथ आ जाएगी रिक्वायर्ड वो होगी हमारी 57.5 मीटर। बट जो हमारा ऑप्शंस में हमें दिया है वो हमें 60, 20, 600 मीटर, 200 मीटर दिया है। तो ये इसलिए है कि कई बार क्या होता है कि 5893 जो वेवलेंथ हमें डिफाइंड है लाइट की, वो हम कई बार 6000 एंगस्ट्रॉम लेके भी कर सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी होगी। तो अगर हम 6000 एंगस्ट्रॉम लेंगे तो हमारा आंसर 60 मीटर ही आएगा। तो जो सही ऑप्शन हुआ वो है हमारा ऑप्शन 1। थैंक यू। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस हमारे पास ये JEE 2029 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें अगर देखें तो बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एट द इंस्टेंट द पार्टिकल हैज़ वेलोसिटी v। एक इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी v थी। अनदर पार्टिकल ऑफ मास m/2 मूविंग एट वेलोसिटी v/2। जो दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m/2 है वो v/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब इसके हाफ वेलोसिटी से, और ये कोलाइड करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिकली। अब ये इनइलास्टिकली अगर मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों कोलिजन के बाद स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। मतलब मास हम अगर देखें फाइनल मास क्या हो जाएगा m/2 + m हो जाएगा विद द फर्स्ट पार्टिकल। द न्यू पाथ ऑफ द कंबाइंड बॉडी विल टेक इज। जो नया पाथ होगा कोलिजन के बाद तो वो क्या होगा, ये हमें बताना है कि नया पाथ जो ये फॉलो करेंगे कोलिजन के बाद का वो किस तरह होगा। सो इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें तो इसका मास क्या है m/2 v/2, इसका मास क्या है mv। तो हम लिख सकते हैं कि mv + m/2 इंटू हो जाएगा v/2 के, ओके। और ये इक्वल है टोटल मास फाइनल क्या हो गया है कोलिजन के बाद, ये हो जाएगा m/2 + m के, और इसका हम मान लेते हैं कि जो नई वेलोसिटी है वो v' है।
सो यहाँ से हम वी डैश की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर कैलकुलेट करें इसको तो यह आ जाएगा एम वी प्लस हो जाएगा एम वी डिवाइड बाई 4 इक्वल है 3m डिवाइड बाई 2 वी डैश के। सो वी डैश की वैल्यू यहाँ से फाइनली आ जाएगी हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 5v डिवाइड बाई 6 के। सो हम देख सकते हैं जो उनकी फाइनल वेलोसिटी निकल के आ रही है कोलिजन की बात की, वो क्या हो रही है, वी डैश इक्वल टू 5v डिवाइड बाई 6। मतलब अगर इसको देखें तो ये आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 0.8 समथिंग ये अराउंड आ रहा है मीटर पर सेकेंड अगर बोले तो 0.8 मीटर पर सेकेंड की यूनिट में आ रहा है। अब अगर फाइनल इनिशियल वेलोसिटी को हम अगर 1 माने क्योंकि v था, ये 0.8 टाइम्स ऑफ v आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर ये 1 है तो इससे कम हो रही है वेलोसिटी। और कितनी कम हो रही है अगर देखें तो जो सफिशिएंट जो स्पीड चाहिए सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, जो रिक्वायर्ड स्पीड होती है, वो हम बोल सकते हैं अगर ये सर्कल है, सर्कल में मूव कर रहा था बॉडी, पहले पार्टिकल मूव कर रहे थे, तो सर्कल में मूव करने के लिए जो रेंज होती है सर्कल में मूव करने के लिए एक वेलोसिटी की, वो क्या होती है, √2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, या r के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर r रेडियस में हम माने कि मूव कर रहा था पहले, तो ये इसकी परफेक्ट वेलोसिटी जो v थी, हम बोल सकते हैं ये v ऑर्बिटल की इक्वल थी, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वल थी, तभी ये मूव कर पा रहा था सर्कल में। अब अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो रही है इसकी वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से अगर कम हो जाती है तो ये हो जाएगी एलिप्टिकल। एलिप्टिकल क्यों हो जाएगा, क्योंकि एलिप्टिकल के लिए जो वेलोसिटी की रेंज होती है वो होती है 0 से कहाँ से होती है, √2 के बीच में होनी चाहिए। 0 से √2 के बीच में अगर वेलोसिटी की रेंज आ रही है तो इसकी जो पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल वो क्या होगा, एलिप्टिकल होगा, ठीक है। और अगर √2 की वैल्यू हम देखें तो कितना है, ये आ जाती है 1.4 समथिंग, और 1.4 से जो वेलोसिटी आई है हमारी वी डैश, ये क्या है, कम है, मतलब 1.4 इज ग्रेटर देन है वी डैश विच इज़ 0.8 वी के। सो इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड एलिप्टिकल। तो कोलिजन के बाद इनका पाथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, एलिप्टिकल हो जाएगा। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस हमारे पास ये JEE 2020 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है 2 पार्टिकल्स ऑफ सेम मास m मूविंग विद वेलोसिटीज v1 इक्वल्स टू v i कैप, मतलब x डायरेक्शन में है, एंड v2 इक्वल्स टू v बाई 2 i कैप प्लस v बाई 2 j कैप, मतलब ये एक xy प्लेन में है जो दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। दोनों कोलाइड करते हैं इन इलास्टिकली कोलाइड करने के मतलब यहाँ पर एनर्जी लॉस होगा, और वही हमें फाइंड आउट करना है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या है। सो इसके लिए अगर देखें तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि पहला पार्टिकल हम मान लें ये है जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 से एक्चुअली मूव कर रहा है, जिसकी वैल्यू है v i कैप। ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, इस तरह से मान लेते हैं, ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। इसके साथ i कैप आएगा और इसके साथ कंपोनेंट देखें तो j कैप। सो जो दूसरा पार्टिकल है कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, मान लेते हैं दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये है m और ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कोलिजन के बाद हम मान लेते हैं ये आफ्टर कोलिजन है, सॉरी बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन की एक कंडीशन है हमारे पास, बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन अगर देखें तो आफ्टर कोलिजन हम मान लेते हैं क्योंकि इन इलास्टिक है और दोनों के मास सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों मास जो है ऐड हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे, मतलब जो मास होगा वो 2m हो जाएगा। फाइनल मास क्या हो जाएगा हमारे पास, 2m। अब हमें ये नहीं पता है कि ये जो 2m है ये किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो 2 कंपोनेंट है i कैप j कैप, तो इसी को हम मान लेते हैं ये इसी कंपोनेंट के जो है डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब ये i और j दोनों के डायरेक्शन, मतलब xy प्लेन में ये मूव करेगा कोलिजन के बाद, ठीक है। i कैप प्लस j कैप, अब ये कितना i कैप और कितना j कैप है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो या इसको हम ऐसा मान सकते हैं v1 i कैप प्लस v2 j कैप, इसको हम लिख सकते हैं ये मूव कर रहा है v1 i कैप प्लस v2 j कैप की डायरेक्शन में इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पर कोलिजन में क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। एनर्जी का लॉस हो रहा है लेकिन मोमेंटम कंजर्व होगा। सो बाय अप्लाइंग
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम अगर देखें तो m1v1 मतलब ये होगा mv1 प्लस mv2 इक्वल होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ m इनटू यहाँ पर जो वेलोसिटी हम मान के लिए है वो क्या है v1 i कैप प्लस v2 j कैप के। ओके, सो v1 की वैल्यू हम देख सकते हैं क्या है मॉड ऑफ v1 अगर निकालें v1 की वैल्यू के लिए हम क्या निकालना होगा मॉड ऑफ v1 लेना होगा। अगर i कैप के साथ लिखें तो i कैप के साथ हम लिख सकते हैं इसको m v i कैप प्लस हो जाएगा m v2 है यहाँ पर v2 की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है v/2 i कैप प्लस v/2 j कैप के, और ये इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m v1 i कैप सॉरी v1 i कैप प्लस v2 i कैप के v2 j कैप के सॉरी। सो यहाँ से m से m दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा जो कि कॉमन है। सो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके v i कैप प्लस v/2 i कैप, दो देख सकते हैं 2 i कैप हो गए, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, और प्लस है v/2 j कैप इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ v1 i कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ v2 j कैप के। अब i कैप और j कैप दोनों तरफ से हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास जो निकल के आएगी वैल्यू v1 की v1 इक्वल टू अगर देखें तो i कैप से i कैप के देखें यहाँ, सो v प्लस v/2 मतलब ये हो जाएगा 3v/2 मल्टीप्लाई बाई 2 सॉरी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3v डिवाइड बाई 4 के। एंड v2 अगर निकालें तो v2 क्या आ जाएगा j कैप का कंपोनेंट देखें तो v/2 है यहाँ पर तो ये आ जाएगा v/4 के। ठीक है, तो हमारे पास v1 और v2 की वैल्यू मिल गई। अब अगर देखें तो इसका जो डायरेक्शन है या जो इसकी वेलोसिटी है डायरेक्शन के साथ वो क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी हो रही है 3v/4 i कैप प्लस हो जाएगा v/4 j कैप। अब इस डायरेक्शन में कोलिजन के बाद ये मूव कर रहा है। ठीक है, सो अब हमें निकालना है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या है। फॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर ये कैलकुलेट करना है हमें तो हमें अगर बता रखा है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस है, इसका मतलब इनिशियली एनर्जी ज़्यादा थी, कोलिजन के बाद एनर्जी कम हो गई है, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है ये इक्वल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। सो यहाँ से आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देखें तो v1 का स्क्वायर क्या है v है, मॉड अगर निकालें मॉड ऑफ v1 अगर लेंगे, यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको एक तरफ, मॉड ऑफ v1 अगर देखें तो क्या आ जाएगा v आ जाएगा। ठीक है, और मॉड ऑफ v2 अगर निकालें, मॉड ऑफ v2 निकालें तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर बाई 2 टू ज़ा 4 प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टू ज़ा 4, ये आ जाएगा हमारे पास v बाई रूट 2 के। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं हम v रूट 2 या रूट 2v डिवाइड बाई 2 के। ठीक है, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो v2 की वैल्यू हमें मिल गई है मॉड ऑफ v2 की। मैग्नीट्यूड एक्चुअली मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, डायरेक्शन हम नहीं लिख सकते यहाँ पर। सो हाफ m v स्क्वायर प्लस हो जाएगा हाफ m रूट 2v डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया इस तरफ की एनर्जी, और माइनस हो जाएगा कोलिजन के बाद की एनर्जी जो कि है हाफ इंटू 2m, मास कितना हो गया कोलिजन के बाद 2m क्योंकि दोनों एक दूसरे से स्टिक हो गए हैं बॉडी, और वेलोसिटी हमारे पास है कितना है 3v/4 और v/4, तो ये हो जाएगा 3v/4 का स्क्वायर, या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3v/4 ना लिख के, क्योंकि इसका स्क्वायर करें तो 3 3 9 v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 4 सॉरी 4 4 16, तो ये आ जाएगा 16 के, और प्लस इसमें कर देंगे हम v स्क्वायर डिवाइड बाई 16 के। सो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना था। ठीक है, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये है। सो यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करें, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होकर आएगा
3mv² डिवाइड बाई 4 माइनस हो जाएगा इसमें से 5mv² डिवाइड बाई 8k। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5mv² बाई 8 और ये आ जाएगा 3mv² बाई 4k। सो ये अगर माइनस करें इसको तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा mv² बाई 8k। तो हम देख सकते हैं जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, mv² बाई 8, मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई है, मतलब कम हो गई है। मतलब जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन के पहले जो एनर्जी थी उसमें कितना कमी आ रही है, mv² बाई 8 की। देख सकते हैं आंसर कौन सा होगा, mv² बाई 8, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस हमारे पास ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 9 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जिसमें हम देख सकते हैं इंटरफेरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि तीन वेव हैं जिसकी इंटेंसिटी I0 है इनिशियल, और इनिशियल फेजेस उनके दे रखे हैं। पहले का है 0, दूसरे का है π/4 और तीसरे का है -π/4 रेडियन में। देन हमें बता रहा है कि ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं एक पॉइंट पर। सो हमें फाइंड करनी है यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, क्योंकि पहले सभी की I0 थी और इंटरफेरेंस के बाद इसकी इंटेंसिटी चेंज होगी, तो चेंज होने के बाद कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए अगर हम देखें तो एंगल जो गिवन है हमें, मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह की एक कंडीशन है। वेव कुछ यहाँ से ट्रेवल कर रही है, इसको हम ओरिजिन से मान लेते हैं कि वेव चलना स्टार्ट कर रही है। सो फर्स्ट वाला जो बोल रहा है कि जीरो फेज मतलब मान लेते हैं वो एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसके ले लेते हैं, तो ये इसका फेज जीरो है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट वेव हो गई। जो सेकेंड वेव है जो उसका फेज दिया है जो वो क्या है π/4। सबकी डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस है, लेकिन जो इसमें फेज है वो क्या है π/4 है, जो कि पॉजिटिव है। तो हम मान लेते हैं कि ये वेव कुछ इस तरह से चल रही है। ठीक है, तो इसका फेज जो है वो π/4 है। ये एंगल जो क्रिएट कर रहा है यहाँ से क्या है π/4। दूसरा बोल रहा है यहाँ से जो तीसरी वेव है वो -π/4, मतलब नीचे की तरफ आएगी, ओरिजिन से नीचे की तरफ आ गई है कुछ इस तरह से। इसका एंगल है -π/4, π/4 ही है लेकिन डायरेक्शन क्या है माइनस है, तो -π/4। अब यहाँ पर देखें तो इसका फेज हो गया π/4, इसका फेज बन। यहाँ पर हम मान के चलते हैं लेट द एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड्स आर सेम, जो कि इक्वल है किसके, ए के। तो हम सबका एम्पलीट्यूड अगर देखें तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका ए है, इसका भी एम्पलीट्यूड मान लेते हैं मैक्सिमम ए है। सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए हो गया हमारे पास। हमें निकालना है क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो हम इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है आई रिजल्टेंट, ये इक्वल होती है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का स्क्वायर और इनटू I0 के। I0 मतलब A² I0 के इक्वल होती है। सो यही फॉर्मूला मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, ये इक्वेशन में यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट हमें निकालना होगा। तो रिजल्टेंट हमें कैसे मिलेगा, इसके लिए हम तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट क्या आ रहा है जब ये इंटरफेरेंस कर रही हैं, तो इंटरफेरेंस के टाइम पर इनका एम्पलीट्यूड जो होगा ए रिजल्टेंट जिसको हम बोलेंगे, ये इक्वल होगा, इसका फेज देखें तो क्या है cos π/4 प्लस हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऐड होता है। सो π/4 और ये हो जाएगा cos ऑफ -π/4 प्लस हो जाएगा cos ऑफ 0 के। तीनों एंगल हमने ऐड कर दिया। सो यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 1/√2। cos π/2 की वैल्यू कितने होती है, π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, प्लस हो जाएगा 1/√2, क्योंकि cos - थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा के, और ये हो जाएगा cos 0 की वैल्यू मतलब 1। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√2 प्लस 1 के, या इसको हम लिख सकते हैं √2 प्लस 1। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास √2 प्लस 1 आ गया। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ चुका है। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। सो आई जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल हो जाएगी √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू I0 के।
ठीक है। सो सॉल्व करने पर ये जो निकल के आएगा ये आ जाएगा यहाँ से 5.8, या इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 इंटू √2 प्लस 1 इंटू I0। मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा ये आ जाएगा 3 प्लस 2 √2 इंटू I0 के। I रिजल्टेंट जो होगा ये आ जाएगा इतने के, जो कि इक्वल होगा 5.8 I0 के। सो हम देख सकते हैं हमारे पास इंटेंसिटी आ चुकी है जो हमें निकालना था जब ये इंटरफेरेंस करेंगे, इन तीनों वेव का इंटरफेरेंस होगा। सो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो आ जाएगी 5.8 I0 के। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। सो देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन 5.8 I0 इसका राइट आंसर होगा। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइज हमारे पास ये क्वेश्चन है JEE मेन 2020 जनवरी 9 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। हम देख सकते हैं ये यहाँ पर पूछा गया है कि जो वर्क डन होगा वो क्या होगा। इसके लिए हमें फोर्स दे रखा है जो कि है -x I प्लस y j कैप, एंड इसके साथ ही साथ हमें बता रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से अगर देखें तो जो ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ y वर्सेस x का ग्राफ है। और यहाँ पर B0 मतलब 2 पॉइंट्स गिवन है A और B, जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, 0,1 और 1,0। सो हमें निकालना है वर्क डन क्या होगा इस केस में, जो पार्टिकल मूव कर रहा है A पॉइंट से B पॉइंट पर। सो A पॉइंट से B पॉइंट पर जब वो मूव कर रहा है तो इसका अगर देखें तो जो ds की वैल्यू होगी, या हम बोल सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, ये कितना आ जाएगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। W इक्वल टू क्या होता है F.ds। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से पॉइंट A से B तक जा रहा है। सो इसके लिए हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है F.ds। अब ds की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। W इक्वल टू F की वैल्यू अगर देखें तो F है हमारे पास -x I कैप प्लस y j कैप इंटू हम मान लेते हैं ये dx I कैप है, प्लस मतलब dx डिस्टेंस कवर किया इसने किसने, x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में इसने ट्रेवल किया dy डायरेक्शन, सॉरी dy डिस्टेंस, जो कि j कैप के साथ आएगा। यहाँ पर हम इसको y और z कंपोनेंट के साथ साथ लिख सकते हैं, जो कि आ जाएगा W इक्वल टू -x और इंटू dx I कैप से I कैप कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करेंगे तो x को साथ लिख लिया। और इसमें लिमिट अगर देखें तो x कहाँ से, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, x की लिमिट हो जाएगी 1 से कहाँ तक है, ये 0 तक। पहले 1 था, x की वैल्यू 1 थी a पर, और b पर क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये हो जाएगा 1 से 0 तक, प्लस हो जाएगा ये y, क्योंकि y j कैप का जब मल्टीप्लाई करेंगे dy j कैप के साथ तो ये आ जाएगा y इंटू dy के। y की वैल्यू कहाँ से है, 0 से 1 तक है, तो ये हो जाएगा 0 से 1 तक इसकी लिमिट हो जाएगी। बस अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है। सो यहाँ से आ जाएगा W इक्वल टू वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी x² 2 के। ठीक है, और लिमिट जो होगी इसकी क्या है, ये हो जाएगी 1 to 0, और प्लस हो जाएगा हमारे पास y² 2, इसकी भी लिमिट है 0 to 1। सो लिमिट पुट करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 कैसे आया, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। W इक्वल टू, या ऐसा लिख सकते हैं, W इक्वल टू माइनस ऑफ, पहले पुट करेंगे तो 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 1/2, 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो, और ये प्लस हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2, और प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा 0, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस अंदर जाएगा तो 1/2 और प्लस हो जाएगा 1/2 के, कितना आ गया ये, हाफ प्लस हाफ इक्वल हो जाएगा 1 के, और यूनिट देखें तो जूल हो जाएगी। तो यहाँ से आगे हमारे पास वर्क डन जो कि हमें फाइंड आउट करना था कितना है, 1 जूल के। सो पार्टिकल जब मूव करेगा A पॉइंट से B पॉइंट पर, तो वो जो वर्क डन कर रहा है कितना जूल का कर रहा है, या हम बोल सकते हैं जो एनर्जी लॉस कर रहा है वो कितना है, 1 जूल का। ओके, सॉरी एनर्जी गेन या लॉस करे इस टर्म में हम नहीं बोल सकते, यहाँ पर सिर्फ वर्क डन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन जो है यहाँ पर कितना है, 1 जूल का। तो ऑप्शन अगर देखें तो फर्स्ट
ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब जो 9 जैन 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें एक पीवी ग्राफ गिवन है आइडियल गैस के लिए। हमें करेक्ट वीटी ग्राफ देखना है। प्रोसेस पीवी ग्राफ में जो पीसी है वो एडियाबैटिक बताया हुआ है, यानी कि हीट जो है चेंज हो रही है यहाँ पे, वो हमारा 0 रहेगा। तो अब इसे हम देखते हुए अब हम इस ग्राफ को पहले एनालाइज करते हैं। तो ग्राफ में अगर हम देखें तो जो बीसी जो है वो हमें एडियाबैटिक गिवन है, ठीक है। एडियाबैटिक है यानी कि इक्वेशन जो पीवी गामा हमारी जो है कांस्टेंट रहेगी। अब ये अगर कांस्टेंट रहेगी तो एडियाबैटिक के केस में हम ये भी लिख सकते हैं कि टी वी गामा -1 जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एनालाइज करें जो बीसी हमारा रहेगा, तो ये हमारा जो कर्व है जो बनेगा, अगर अब हम ज़रा स्केल ड्रॉ कर लें, ये हमारा वी हो गया, ये हमारा टी रहेगा। तो बीसी से स्टार्ट करने से पहले ये एडियाबैटिक बीसी कर्व के लिए हो गया। अब प्रोसेस स्टार्ट करते हुए ए बी से स्टार्ट करते हैं। तो ए बी जो है हमारा, उसमें क्या दिया है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये हो गया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे तो अगर हमारा पी इंक्रीज़ कर रहा है तो वी जो टी है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर अब हम देखें तो हमारा यहाँ पे वी भी इंक्रीज़ कर रहा है, टी भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ नहीं कि जो हमारा करेक्ट जो बनेगा वो हमारा इस तरीके से आ रहा है, ए बी, ठीक है। फिर दूसरे बीसी के केस में जाते हैं तो टी वाई मतलब ये जो है वी गामा -1 इस फॉर्म में रहना चाहिए। तो जो कर्व यहाँ से बनेगा वो हमारा ऐसा हो जाएगा। ये हमारा कहाँ जा रहा है कर्व, ये जिस पॉइंट पे जा रहा है उसको हम इस तरीके से इस ग्राफ के लिए डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट सी हो गया। फिर हम आते हैं सिचुएशन जो है हमारी, कौन सी सिचुएशन अब हो रही है हमारी, सी टू ए। सी ए में अगर हम देखें तो हमारा पी क्या रह रहा है, पी कांस्टेंट है, ठीक है। पी कांस्टेंट है तो यानी कि वी और टी कितने रहेंगे, वो हमारी स्ट्रेट लाइन रहेगी, यानी कि प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यहाँ से जो कर्व आएगा वो हमारा ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम अपना एनालाइज करें तो ओरिजिन से पास करेगा ये चीज़, क्योंकि हमारा पी कांस्टेंट है। तो वी टी ग्राफ में अगर पी कांस्टेंट है तो ओरिजिनल से स्ट्रेट लाइन पास करेगी। तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। थैंक यू। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 9 जैन 2020 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक वेक्टर है p और एक वेक्टर है r। हमें बताना है कि कौन सा वेक्टर रहेगा पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के पोजीशन किस पे, r पे। और नोट ये करना है कि जो p डॉट r है, जो इनका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। तो क्वेश्चन में हमें जो ये रिलेशन दिया है p डॉट r जो है वो हमारा 0 है। तो इससे हम क्या कॉम्प्रीहेंड करते हैं, इससे हम ये देखते हैं कि एक तो हमें वेक्टर पैरेलल फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हम लिख सकते हैं कि जो E रहेगा वो हमारा एंटी पैरेलल हो गया, किसके, एंटी पैरेलल हो गया P वेक्टर के, ठीक है। अब एंटी पैरेलल हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि E कोई हमारा नेगेटिव है लैम्डा P वेक्टर के, जहाँ लैम्डा क्या है, हमारा एक आर्बिट्री पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। अब A को अगर हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जो वेक्टर इसके पैरेलल है E को, तो उसको हम क्या लिख लेते हैं कि A जो है वो हमारा है AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो ये A है ये हमारा पैरेलल है E इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो हमारी कंडीशन क्या मिलती है पैरेलल वेक्टर्स की, इनके कोएफिशिएंट का जो वो रहेगा रेशियो वो कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि A बाय लैम्डा, क्योंकि माइनस में है और P वेक्टर यहाँ गिवन है,
ये हमारा बराबर रहेगा b/3 लैम्डा, यानी कि c/-2 लैम्डा, और ये इक्वल रहेंगे सारे रेशियो किसी आर्बिट्री कांस्टेंट k के। तो हम यहाँ से हम a वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तो हमारा जो a वेक्टर आया वो हो गया लैम्डा i कैप, लैम्डा k i कैप प्लस 3 लैम्डा k j कैप माइनस 2 लैम्डा k k कैप। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा k कॉमन ले लें तो लैम्डा k कॉमन लेने के बाद ये हो गया i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। तो अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। थैंक यू। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर मूविंग चार्ज एज ए सोन फिगर, यानी हमें कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे इसमें सही होंगे वो हमें फाइंड करने हैं इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है जो क्या है अपवर्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दे रखे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, यूनिफॉर्म दे रखा है। ठीक है, इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो इस जो इसकी वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मान लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड, और तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारी, जेड डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, अब जेड डायरेक्शन में अगर देखें यहाँ पे, अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, अगर यहाँ पे यूज करेंगे हम फर्स्ट में कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से, वर्क एनर्जी थ्योरम जो क्या होगी यहाँ पे, इसका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों किसके इक्वल होना चाहिए दोनों। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हमारा यहाँ पे यूनिफॉर्म है एक तरह से, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो डब्लू मैग्नेटिक फील्ड प्लस क्या हो जाएगा, यानी वर्क डन किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा और इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब इसके लिए टोटल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, इस टाइम पे अगर इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है यहाँ पे टोटल इसकी 2v वेलोसिटी है, और इसका मास यहाँ पे m है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 1/2 m 2v का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 m v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी इसकी v। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, इसकी एनर्जी आ गई टोटल, यानी ठीक है। अब इसके बाद में देखें तो यहाँ से अगर इसकी एनर्जी अगर देखना चाहें, यानी वर्क डन, एक तरह से एक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से एक तरह से एनर्जी नहीं है, सॉरी क्या है, ये वर्क डन है इसका। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो जाएगा हमारा यहाँ से, ये तो हो गया 0। ठीक है, और इसके कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे Q इंटू ई नोट, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, ई नोट दिया हुआ है, Q इंटू ई नोट इंटू जो हम यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस कितनी दे रखी है इस टाइम पे, यहाँ पे दे रखी है हमें a डिस्टेंस, या Q इंटू 2a डिस्टेंस के लिए है, ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे दे रखी है 2a डिस्टेंस, तो इसके लिए 2a डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर अपन सोल्व करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 माइनस 1/2 ये हो जाएगा। तो इसके लिए अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3/2 mv स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या है, ई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट इक्वल टू हो जाएगा 3/4 mv स्क्वायर बाई क्यू ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसके लिए ई नोट की वैल्यू आ गई। तो हमें हमें दे रखा है इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या, 3/4 mv स्क्वायर बाई क्यू ए। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है हमारा सही है। उसके बाद में देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन एट पॉइंट, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है इस टाइम पे, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन पॉइंट ए पॉइंट पे हमें निकाल लेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वो क्या होगा, एक तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण होगा, यानी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन एट पॉइंट, यानी तो मैं लिखूँगा यहाँ पे, अगर नीचे देखना चाहूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन
एट ए पॉइंट। ठीक है, तो ए पॉइंट पे अगर वर्क डन देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा Q इंटू ए नॉट, और ये हो जाएगा Q इंटू वी, और ये तो हो गया फोर्स, और इसके कारण अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये वेलोसिटी इसकी v आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें, क्योंकि ये क्या है dx बाई dt होगा, यहाँ पे अगर इसको Q इंटू ये डिस्टेंस के लेकर देखेंगे तो dx बाई dt करेंगे तो ये आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे Q इंटू ई नॉट इंटू वी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ई नोट का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है यहाँ से, यानी Q इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से 3/4 इंटू एम वी स्क्वायर बाई क्यू ए इंटू क्या हो जाएगा v। ठीक है, अगर इसको फर्दर अपन सोल्व करते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 3/4 और क्यू से क्यू हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ से आ जाएगा ये एम वी क्यू बाई ए। ठीक है, ये एम वी बाई क्यू हो गया। अब इसके बाद में ये हम देखते हैं तो हमारा क्या हमें क्या दिया हुआ है इसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज 3/4 एम वी क्यू बाई ए दे रखा है। तो यहाँ से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा ये पॉइंट पे क्या हो गया, एक तरह से सही हो गया। ठीक है, उसके बाद में सी पॉइंट की बात करें हम, सी पॉइंट हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे सी पॉइंट दे रखा है, इसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन बाई बोथ फील्ड एट ए पॉइंट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये पॉइंट पे अगर देखें तो इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे इस बी पॉइंट पर अगर देना सच है तो एक तरह से अगर इसकी जेड डायरेक्शन में अगर यहाँ पे इस टाइम पे अगर यहाँ से छोड़ा गया है तो यहाँ पे एक्स पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एक तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन भी क्या होना चाहिए, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होना चाहिए यहाँ पे एट बी पॉइंट पे, बोथ फोर्स के कारण क्या है 0 हो जाएंगे, और फोर्स 0 हो गए तो यहाँ पे जो वर्क डी ओमेगा बाई डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है यहाँ से सही है। ठीक है, उसके बाद में डी ऑप्शन देखेंगे, जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इन 2mva। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम अगर यहाँ पे इसकी अगर देखना चाहेंगे तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से चेंज इन, तो एंगुलर मोमेंटम अगर दोनों के लिए फाइंड करना चाहेंगे तो डेल्टा एल जो क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट के लिए देखेंगे, तो यहाँ से फर्स्ट में शुरुआत में अगर L1 देखेंगे ऊपर के इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे अगर इसका मोमेंटम देखेंगे, यहाँ पे अगर मोमेंटम और इस पॉइंट पे दोनों पे देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट पे क्या होगा या नीचे वाले पॉइंट पे इस टाइम पे क्या हो जाएगा, इसका जो मोमेंटम होगा m इंटू 2v इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से 2a के केप। ठीक है, और इसके बाद में अगर देखें आगे इसको तो आगे माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ माइनस mva के केप। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से इसका मोमेंटम हो गया दोनों टाइप से, इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम हमें क्या निकालना, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना इसका, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दोनों पे हमने क्या कर दिया, एक तरह से ये इस टाइप से आ गया। अब इसको अगर फर्दर अपन सोल्व करेंगे यहाँ से, और इसका मोमेंटम अगर इसका मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3mva आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है हमारा थर्ड ऑप्शन भी क्या आ रहा है, एक तरह से एक रफ आइडिया के रूप में हम देख रहे हैं, तो क्या है थर्ड ऑप्शन हमारा भी, ये भी थर्ड भी सही है। तो इसके लिए क्या है हमारे तीनों ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस हमारे पास ये जेईई मेन 2020 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जो कि मॉडर्न फिजिक्स से है। यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहा है फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6556 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस if ejected electron with maximum kinetic energy moves in magnetic field of 3 × 10⁻⁴ Tesla in circular orbit of radius 10⁻⁻2 meter. Then work function of metal surface is, वर्क फंक्शन हमें बताना है यहाँ पर क्या होगा मेटल सरफेस का। इसके लिए हम देखें तो हमारे पास हम जानते हैं कि आइंस्टीन के जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या आइंस्टीन ने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है ये इक्वल होती है एनर्जी ऑफ द रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। ठीक है, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो फाई होगा ये इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इसको काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट कर सकते हैं, लेट्स से हम मान लेते हैं या इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्स माइनस हो जाएगा ई के, इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी माइनस हो जाएगा
एच सी डिवाइड बाई लैम्डा की, क्योंकि जो रेडिएशन की एनर्जी होती है E इक्वल टू होती है एच न्यू, या इसको हम लिख सकते हैं एच सी डिवाइड बाई लैम्डा। तो वही फॉर्म हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। सो इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 1। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है इसकी वैल्यू नहीं है। इसके लिए हमें क्या जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद जब जाता है तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है। सर्कुलर पाथ किसी भी पार्टिकल का किसी मैग्नेटिक फील्ड में तब होता है जब वो 90 डिग्री के एंगल पर वो एंटर कर रहा होता है। तो एंगल यहाँ पर क्या है 90 डिग्री पर। तो पार्टिकल जब एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा क्यू वी पी। हम मान लेते हैं वेलोसिटी उसकी क्या है v, जब वो मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b है और जो चार्ज है वो q है। या चार्ज हमें क्योंकि पता है इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम e से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट हम e यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो ई वी बी ये फोर्स हो गया, क्योंकि जो एंगल है वो 90 डिग्री है इसलिए v क्रॉस b को हमने ई वी बी लिख लिया। और ये इक्वल होगा, ये तो फोर्स हो गया ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और इस फोर्स को बैलेंस करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के। सो यहाँ से हम v की वैल्यू देखें तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा और ये v की वैल्यू निकल के आ जाएगी ई आर डिवाइड बाई एम के, एम बी के, ठीक है, b नीचे आ जाएगा, सॉरी ई आर बी डिवाइड बाई हो जाएगा एम के। सो ये वैल्यू हम जानते हैं कि ये क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिल गई। इस वेलोसिटी से जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इस वैल्यू से हम यहाँ पर इस इक्वेशन को फिर से लिखेंगे। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा फाई इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह यह आ जाएगा, मतलब हो जाएगा ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर के, माइनस हो जाएगा ये एच सी डिवाइड बाई लैम्डा के। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये एनर्जी आई है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है ये जूल के फॉर्म में है। ये इसको अगर बड़े ब्रैकेट में हम करते हैं तो ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है इसकी एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल में है। लेकिन हमें क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में यहाँ पूछी गई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करेंगे, फाई इक्वल टू हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं हाफ एम, या इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब चेंज करेंगे तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन नीचे डिवाइड कर दें तो ई से ई कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ बी स्क्वायर आर स्क्वायर ई डिवाइड बाई एम के, और माइनस हो जाएगा एच सी डिवाइड बाई लैम्डा के। अब ये इक्वेशन हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में बन चुकी है। वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, आंसर तुरंत मिल जाएगा। ये हो जाएगा हाफ इंटू बी की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 3 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला के, टेस्ला में है तो चेंज नहीं करेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाई जो है आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें गिवन है 10 टू द पावर -2 मीटर की रेडियस है, 10 टू द पावर -2, और इन सब का होल स्क्वायर होना है तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इन सब का स्क्वायर है, ओके। और डिवाइड बाई यहाँ से आ जाएगा एम के, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, एंड माइनस हो जाएगा एच सी डिवाइड बाई लैम्डा, एच मतलब 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल में ना लिख के इसको हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में भी लिख सकते हैं, जो कि होगा एच सी की वैल्यू होती है कंबाइन अगर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है 12400 के, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और डिवाइड बाई हो जाएगा लैम्डा जो कि हमें गिवन है 6556 एंगस्ट्रॉम के, ठीक है। सो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा फाई इक्वल्स टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आएगा ये आ जाएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। एक्चुअली हमने क्या किया, यहाँ पर 1240 होता है इसकी वैल्यू, ये जो जीरो एक्स्ट्रा आया है ये 10 टू पावर -10 होता है तो उससे मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस वजह से जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है ये क्या आ रहा है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हम देख सकते हैं फाई की वैल्यू जो आई है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि जो वर्क फंक्शन होगा मेटल का वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट है, ठीक है। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ।
इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दैट द रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। इफ ओमेगा ऑफ रॉड इज √n एट द मोमेंट इट हिट्स द ग्राउंड, फाइंड n। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक रॉड है, उसको यहाँ से हिंज किया हुआ है, ठीक है। अब उसको यहाँ से रिलीज कर दिया, तो जब ये रॉड ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी तब इसका ओमेगा है √n, तो हमसे n की वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसको हम इजीली कर सकते हैं टॉर्क बैलेंस करके, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है इसका, इसके मिड पॉइंट से एक नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, इस रोड का मास मान लेते हैं हम m, तो यहाँ फोर्स लग रहा होगा mg, और ये जो डिस्टेंस है ये है l/2, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी l/2 साइन 30 डिग्री। सो टॉर्क इक्वल टू mg l/2 साइन 30 डिग्री, और दैट विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस हिंज के अबाउट इसका आई कितना होगा, आई अबाउट हिंज इक्वल टू ml² / 3। तो टॉर्क को हम बैलेंस करते हैं, टॉर्क इक्वल टू mg l/2 साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू हाफ ml² / 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3g/2l। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो 30/2 इंटू 1 मीटर यानी कि 15, तो ओमेगा आया हमारे पास √15। इसको √n से कंपेयर करें तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 15। दिस इज द आंसर। थैंक यू। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हमारा जो क्वेश्चन है, जो जेईई मेंस फर्स्ट 9 जैन का फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें दिया है एक रिवर्सिबल वोल्टेज है, कितनी 200 वोल्ट की, जो अप्लाई की गई है एक इंडक्टर पे। करंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है हमारा 0.25 एम्पियर से 0 एम्पियर पे, कितने सेकंड में, इतने सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में, 0.025 मिली सेकंड्स। हमें इंडक्टेंस कैलकुलेट करिए, इंडक्टर में मिली हेनरी में कितनी रहेगी। तो हमें फॉर्मूला से जो पता है कि जो वोल्टेज रहता है इंडक्टर के केस में कैसे डिफाइन होता है, L इंटू di/dt, ठीक है। L जहाँ पे हमारा इंडक्टर है, ठीक है, तो L हमारा क्या हो गया, इंडक्टेंस, ठीक है। I हमारा क्या हो गया, करंट, T हमारा टाइम, और V जो है ये हमारी वोल्टेज हो गई। तो इन वैल्यूज़ को डालने के बाद और इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा हमारा V इंटू dt/di। L हमारा ऐसे ही रहेगा, V हमें गिवन है 200, dt हमारा कितना है 0.025, ठीक है। अब ये मिली सेकेंड्स में ही है, ये हमारा वोल्टेज में है, ये हमारा मिली सेकेंड्स में है, डिवाइडेड बाय कितना हुआ, ये di हमारा चेंज कितना हो रहा है 0.25 से 0, तो हमारा चेंज कितना रहा 0.25, ठीक है। ये इतना ही एम्पियर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हमारा जो फाइनल जो L आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 20 मिली हेनरी आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। थैंक यू। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो हमारे 9 जैन 2020 का क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें एक वायर दी है जिसकी लेंथ क्या है 3 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफाइंड है 10 - 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ब्रेकिंग स्ट्रेस हमें गिवन है इतना, जो कि अटैच्ड है एक ब्लॉक से जिसका मास क्या है 10 kg। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू रहेगी एंगुलर वेलोसिटी की, जिससे जो ब्लॉक है वो हमारा मूव करेगा एक सर्कल में जब एक स्ट्रिंग जो है फिक्स्ड है एक एंड पे। तो डायग्राम के हिसाब से अगर ये एक एंड से फिक्स्ड है और यहाँ हमारा ब्लॉक है मास m का, ये जो रोटेट कर रहा है ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये जो लेंथ हमारी गिवन है ये 3 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, हमें ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है, तो हमारा जो स्ट्रेस रहता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। यहाँ से हमारी स्ट्रेस की वैल्यू हमें गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है,
तो ये हम पहली इक्वेशन डालते हुए, ठीक है। अब क्योंकि ये दिया है कि हमारा जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है एक सर्कल में, तो ये सर्कल में कैसे मूव कर रहा है कि ये जो टेंशन जो इसे यहाँ से जो फोर्स मिल रही है स्ट्रिंग से, वो हमारा प्रोपेल करती है कि ये ब्लॉक हमारे उसमें मूव करे कांस्टेंट एक एंगुलर वेलोसिटी से। तो हमारा जो ये फोर्स है ये किससे हमारा बराबर रह रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स से, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर l जो लेंथ हमें गिवन है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से f की वैल्यू हम फर्स्ट में अगर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेस जो है वो हमारा हो गया m ओमेगा स्क्वायर l बाय a, जिसमें से हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू a बाय m इंटू l, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर हमारा जब निकालेंगे हमें स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है, ठीक है, टाइम मास भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है। सबको मीटर में रख के जो वैल्यू हमारी जो ओमेगा की फाइनल जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी 4 रेडियन पर सेकेंड। थैंक यू। आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हमारा जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 9 जन 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का, ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दिया है एक पोजीशन हमें पार्टिकल की एक फंक्शन ऑफ अ टाइम की इस इक्वेशन के फॉर्म में, जहाँ a b c जो है वो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का है वो वैरी कर रहा है इस रिलेशन के हिसाब से। हमें वैल्यू n की बतानी है। तो जो रिलेशन हमें गिवन है यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, ठीक है। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करें तो x हमारा डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद 2x dx बाई dt, ये हमारा बराबर हो गया 2at प्लस 2b के। इसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करके dx बाई dt को हम v की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये हो गया, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा xv इक्वल टू at प्लस b, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो हम v की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, at प्लस b बाय x। अब क्वेश्चन में हमें x टू द पावर माइनस n का और एक्सेलरेशन की पार्टिकल का रिलेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमारी आई है, इसको हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, ठीक है। अब इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर प्लस ax बराबर a, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम ax को क्या लिख सकते हैं, a माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो x जो a है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे ये, क्योंकि a ये जो हमारा आया है, ठीक है, इसमें और ये जो a आया था इसमें हमारा डिफरेंस ये है कि ये a जो है ये हम यहाँ पे कैपिटल A लिखते हैं, ये एक्सेलरेशन का A है, ये जो है हमारा ये कांस्टेंट A है। तो एक्सेलरेशन का जो A रहेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे A माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे at प्लस b बाय एक्स का होल स्क्वायर बाय x कर देंगे ये होल के, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये x मल्टीप्लाइड ही है, तो अभी हम कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज़ रखते हुए राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2abt बाय x स्क्वायर। अब x को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू x स्क्वायर t स्क्वायर 2ab हम ये कॉमन लिख के क्या लिख सकते हैं, a इंटू सी, क्योंकि यहाँ से अगर हम c की वैल्यू निकाल लें, ये जो हमें वैल्यू गिवन है, तो c की कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस at स्क्वायर माइनस 2bt, ठीक है। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे और ये माइनस b स्क्वायर हमारा रहेगा एज इट इज़, और ये हो जाएगा x क्यूब। तो अगर हम सिर्फ ये कांस्टेंट हटा दें और सिर्फ x को कंसिडर करें तो a हमारा कितना आ गया, ये कितना प्रोपोर्शनल है हमारा x माइनस 3 के। हमें रिलेशन में क्या निकालना था, माइनस n, मतलब n की वैल्यू निकालनी थी, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो देयरफॉर जो n हो गया वो कितना हो गया हमारा 3। थैंक यू।
आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। जो हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 9 जन 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन में इंटीजर क्वेश्चन में हमें गिवन सर्किट है, दोनों डायोड्स हमें गिवन है आइडियल केस पे और उनकी 0 फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है और बिल्ट इन पोटेंशियल हमें 0.7 डिफाइंड है। ठीक है, ये हमारा सर्किट है। हमें पोटेंशियल कहाँ फाइंड करनी है? पॉइंट ई पे, वोल्ट्स में। इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करनी है। अब हम ये सर्किट डायग्राम ज़रा एनालाइज करें तो ये हमारा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, यहाँ से हमारी एक डायोड है जो पास कर रही है, ये पॉइंट हमारा ई है। ठीक है, यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ हमारा सी पॉइंट है। अब यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो हमारा ग्राउंड उस पे जा रहा है। ठीक है, इधर जो है हमारा बी और सी, ये डी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये हम सिंप्लीफाई कर दिया। अब सर्किट को देखो तो ये जो हमारा पोटेंशियल यहाँ पे दिया है, ये हमारा है 12.7 वोल्ट और यहाँ कितना है 4 वोल्ट। तो अगर हम एनालाइज करें तो ये हमारा हायर पोटेंशियल है इसकी पी साइड और नेगेटिव साइड लोअर पोटेंशियल से है। तो ये जो हमारा डायोड हुआ वो फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, पी ग्रेटर है वोल्टेज में नेगेटिव साइड से। ये हमारा रिवर्स बायस्ड हो गया क्योंकि इसका नेगेटिव ज़्यादा है वोल्टेज पे पॉजिटिव साइड से। अब ये रिवर्स बायस हो गया, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं कर रहा, तो इसे हम आउट कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हमारा जो सर्किट जो अब बचेगा, ये हमारा डायोड हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट ई। ठीक है, और ये हमारा ए। अब यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस है जो ग्राउंड से कनेक्टेड है एंड ये हमारा पॉइंट एक बी, चाहे हम इसे रखें या ना रखें। ठीक है, ये हमारा सिंपल कनेक्शन ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा एरिया कैंसिल आउट हो गया। तो इसका हमें पोटेंशियल गिवन है 12.7 और बिल्ट इन पोटेंशियल जो डायोड का है वो कितना है 0.7 वोल्ट। तो जो ई का जो डेवलप हो रहा है यानी कि, तो हमारा हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा वी ई रहेगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 12.7 माइनस 0.7 जो बिल्ट इन डायोड का वोल्टेज है यानी कि 12 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।